that is applications of Biot-Savart's law. एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, मतलब बायोट-सावर्ट्स लॉ को अप्लाई कहाँ पे करना है एंड अप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, ये पार्ट आगे आएगा। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, डिफरेंट केसेस में, जैसे ये फर्स्ट रेफरेंस वाली केस थी, तब हमने क्या किया, ये स्टैंडर्ड कंडक्टर की केस ली कि रैंडम शेप में कोई भी शेप का कंडक्टर होगा तो मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कंडक्टर को पर्टिकुलर शेप को कंसीडर करेंगे एंड उसके ऊपर से मैग्नेटिक इंडक्शन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आएगा जहां पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करेंगे फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेता हूं, नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो स्ट्रेट है, उसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक इंडक्शन कितना प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर करेंगे। देखो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इट मींस इसमें से आई इतना करंट फ्लो हो रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नेबरिंग में कोई भी एक पॉइंट लेना पड़ेगा, जैसे मैंने लिया है पॉइंट पी। अब ये पॉइंट पी जो है वो एक सेंटर रेफरेंस लाइन से आर इतने डिस्टेंस पे हमने लिया है, ठीक है, या फिर ये डिस्टेंस आपको स्मॉल डी इतना दिया है, ठीक है। आर नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं, आर रेडियस के साथ में कंफ्यूज करता है, इसके लिए बस हम ये स्मॉल आर की जगह पे ये डी ले लेते हैं। अब कंडीशन क्या देखो कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही पी पे, तो यहाँ पे मुझे रेफरेंस केस के लिए ये एंड पॉइंट से पी को कनेक्ट करना पड़ेगा। और सपोज आपको बोला गया है कि यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, एंगल में यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है वो अल्फा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बीटा है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से एंगल अगर आपको दिए जाएंगे तो सपोज ये θ1 है एंड ये θ2 है। ये रेफरेंस डायग्राम है, ये याद करो, एकदम इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे टाइम्स। तो इस केस में जब हम मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट पी फाइंड करेंगे तो इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है बी, उसकी वैल्यू होती है बी इज इक्वल्स टू μ0I डिवाइडेड बाय 4πd ब्रैकेट ऑफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये फॉर्मूले एकदम ऐसे रट लो, आज के आज प्रिपेयर हो जाने चाहिए एज इट इज। नींद में से उठाकर भी पूछेंगे तो ये मालूम होने चाहिए, बहुत इसेंशियल है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये अगर साइन बीटा के फॉर्म में, साइन कॉस के फॉर्म में, अल्फा बीटा के फॉर्म में, ठीक है, या फिर आपको अगर θ1 एंड θ2 के फॉर्म में डेटा देंगे तो उसमें क्या होता है, बस साइन रिप्लेस्ड बाय कॉस, बाकी पूरा पार्ट सेम रहता है, ठीक है। यानी कि ये μ0I डिवाइडेड बाय 4π इंटू डी एज इट इज रहेगा, और ये ब्रैकेट में आएगा cos ऑफ θ1 प्लस cos ऑफ θ2, ठीक है। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हम फाइंड करते हैं, ठीक है। जहां पे देखो ये डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है उस पॉइंट का डिस्टेंस है। बाकी अल्फा, बीटा, θ1 एंड θ2 इनकी मीनिंग्स क्या है वो डायग्राम में शो किए, तो उसको एज इट इज आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। तो ये बन गया स्ट्रेट कंडक्टर की रेफरेंस केस। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे मैं पार्ट ए लिखता हूँ, पार्ट ए। अगर आपको बोला गया है कि वायर की जो लेंथ है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और यही स्टैंडर्ड केस है, यही मेनी टाइम्स आती है, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर आपको दिया है, तो उस केस में क्या होता है कि जो θ1 है वो बन जाता है 0 एंड जो θ2 है वो बन जाता है इक्वल्स टू पाई। कैसे, इमेजिन करो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब ये पॉइंट पी जो है वो यहाँ पे एक एंड के क्लोज आ जाएगा, ये तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। इसलिए क्या होगा, पॉइंट पी का एक के साथ में एंगल 0 बनेगा एंड एक के साथ में का जो एंगल है वो पूरा पाई बनेगा, ठीक है। तो उस केस में ये θ1 एंड θ2 में 0 एंड पाई ये वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो उस केस में हमें b इज इक्वल्स टू मिलता है μ0I अपॉन 2πd।
एकदम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। 10-12 स्टार कर देता हूं, जो जी करके आपको ये भूलना नहीं है, ठीक है। और इसके लिए मैं अलग एक स्टेटमेंट भी बना देता हूं कि मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट नियर द सेंटर ऑफ current carrying conductor of infinitely long is B is equals to mu naught I upon ये 2 pi d, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर उसकी लेंथ है तो उसके सेंटर के पास में जो मैग्नेटिक इंडक्शन at a point near the center of current carrying conductor of infinitely long is B is equals to mu naught I upon ये 2 pi d, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर उसकी लेंथ है तो उसके सेंटर के पास में जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो बनता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। उसकी जगह पे यहाँ पे पार्ट बी हम पढ़ेंगे कि सपोज आपको फिर से वही दिया है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है एंड हमें मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है नियर वन ऑफ इट्स एंड। तो उस केस में क्या होता है, एंड के क्लोज अगर जाएंगे तो एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री बनता है एंड दूसरा एंगल जो है वो 180 यानी पाई बनता है। तो उस केस में आपका जो बी है वो बनता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। बाकी रेफरेंस केस याद किए भूल गए तो भी चलेगा, लेकिन ये दो केसेस आपको भूलना ही नहीं है, इसको हम बहुत बार यूज करेंगे। नियर द सेंटर बोला मैग्नेटिक इंडक्शन तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, नियर वन ऑफ इट्स एंड बोला तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी का मतलब डिस्टेंस, जो भी स्ट्रेट कंडक्टर आपको दिया है उसके साथ का ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब ये हो गया स्ट्रेट कंडक्टर वाली बात, इसमें इतना ही है। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 2। मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ठीक है। ये 4 टाइम्स सी का मतलब क्या है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक करंट कैरिंग करंट कैरिंग कॉइल कंसीडर करेंगे कोई भी इस तरह से, जिसमें से आई इतना करंट फ्लो हो रहा है। तो अब इसका सेंटर हम बना देंगे O एंड इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, सेंटर O दिया है एंड इसकी रेडियस आपको दी है R। तो इसका कोई भी अगर करंट एलिमेंट अपन कंसीडर करेंगे DL, तो उस केस में इसके सेंटर में जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो आता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R, ठीक है। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। I का मतलब करंट है जो कॉइल में से फ्लो हो रहा है, ठीक है, एंड R का मतलब रेडियस ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ रिलेटेड ये सेकंड पार्ट मिला, जहां पे हम क्या कर रहे हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड कर रहे हैं फॉर सर्कुलर कॉइल। अब ये सर्कुलर कॉइल की जनरल केस तो हो गई। अब इसके साथ में और एक इसेंशियल स्टार मार्क करके लिख देता हूं कि मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सेक्शंस ऑफ सर्कुलर कॉइल, मतलब सर्कुलर कॉइल दिए एंड उसका कोई सेक्शन आपको दिया है, तो उस केस में मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे फाइंड किया जाता है उसके लिए फिर से मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये सेंटर है, ये रेडियस है R, तो मैंने इसका फॉर्मूला बोला है कि ये होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R। तो आपको इसको एज इट इज रखना है, बस जो कॉइल गिवन है उसका एंगल को आपको 2 पाई से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो लिखा ये थीटा अपॉन 2 पाई लिया है, तो हर बार देखो ये थीटा काम में आएगा। अगर यहाँ पे जो ऊपर डायग्राम में दिख रहा है फॉर कंप्लीट सर्कुलर कॉइल, अगर सर्कुलर कॉइल है पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब एंगल भी 360 होगा, थीटा 2 पाई होगा। तो B इज इक्वल्स टू बनेगा म्यू नॉट
I अपॉन 2R, मतलब वही रेफरेंस वाला फॉर्मूला है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर सेकंड केस में आपको कॉइल सर्कुलर नहीं दिए और बोला है कि कॉइल कैसी है, सेमी सर्कुलर है। सेमी सर्कुलर है मतलब उसका आधा ही एंगल दिया है, सपोज रेडियस R है, यानी कि यहाँ पे थीटा बस पाई 180 है। तो उस केस में मैग्नेटिक इंडक्शन हमें मिलता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू थीटा का मतलब पाई था, तो पाई अपॉन 2 पाई, तो पाई पाई कैंसिल होता है एंड ये B बनता है म्यू नॉट I अपॉन 4 टाइम्स ऑफ R। इस तरह से आपको क्वेश्चन में कॉइल का कोई भी सेक्शन देंगे, बस उसका एंगल आपको देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको बोलेंगे कि वहां पे कॉइल का बस 1 क्वार्टर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। 1 क्वार्टर में क्या होता है, 90 डिग्री इतना एंगल होता है। इस तरह से आपको कॉइल दी है, ठीक है। इसकी रेडियस R है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो इस केस में थीटा 90 है यानी पाई बाई 2 है। तो हम क्या करेंगे, B इज इक्वल्स टू ये म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू थीटा अपॉन 2 पाई करेंगे, लेकिन थीटा की वैल्यू तो पाई बाई 2 है, इसलिए ये B बनेगा म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2R इंटू पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ पाई। तो पाई पाई फिर से कैंसिल होके ये आपको B इज इक्वल्स टू मिल रहा है म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 यानी 8 टाइम्स ऑफ R, ठीक है। रेफरेंस के लिए मैंने 2-4 एग्जांपल दिए। आपको एग्जाम में कोई भी एंगल दिया तो हमें बस क्या करना है, ये इसेंशियल केस याद करनी है, ये थीटा अपॉन 2 पाई वाला पार्ट एकदम इंपॉर्टेंट इसेंशियल बातें चल रही है, ठीक है। तो ये हो गया सर्कुलर कॉइल की केस में। अब उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट केस आती है जहां पे हम सर्कुलर कॉइल तो लेंगे लेकिन बात सेंटर की नहीं चलेगी, बात चलेगी आउटसाइड वाले कोई भी पॉइंट की, यानी एक्सिस के ऊपर के पॉइंट की। तो यहाँ पे नेक्स्ट एप्लीकेशन लिख लेता हूं मैं, मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट along the axis of current carrying circular coil। एक्सिस यानी क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये करंट कैरिंग कॉइल आपको प्रोवाइड की है, ठीक है। साइड व्यू दिख रही है इसका, इसके लिए ऐसे दिख रही है, इसमें से I इतना करंट फ्लो हो रहा है और ये सेंटर आपको O दिया है। और इसमें क्या हो रहा है कि ये सपोज यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, मैं उसको A बोलता हूँ, एंड ये बना उसका एक्सिस जिसके ऊपर हम पॉइंट P ले रहे हैं, एंड ये R इतने डिस्टेंस पे है। सपोज ये यहाँ पे अपन छोटा सा करंट एलिमेंट लेके एक्चुअल मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करेंगे, तो उस केस में ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बनेगी इस डायरेक्शन में dB वेक्टर। तो उस केस में जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो बनता है, मैग्नेटिक इंडक्शन इन दिस केस इज B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I A स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेस टू 3/2, ठीक है। ये डिस्टेंस को x ले लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये इसेंशियल एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। ये कौन सी केस के लिए एप्लीकेबल है, अगर पॉइंट आपको करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के एक्सिस के ऊपर दिया है तो। अब डायग्राम में देखो, ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है जिसमें से इतना I करंट फ्लो हो रहा है, वो सेंटर है, A रेडियस ली मैंने इस केस में, x ये पॉइंट P का डिस्टेंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए क्या है एक्सप्रेशन, म्यू नॉट I A स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेस टू 3/2। बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हम यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ स्पेशल केसेस होती है, जैसे कि केस फर्स्ट, उसमें अगर हमें दिया है कि पॉइंट कहाँ पे, एट सेंटर, पॉइंट अगर सेंटर पे तो क्या होगा, x तो 0 बनेगा। अगर x 0 बनेगा तो B इज इक्वल्स टू फिर से बनेगा म्यू नॉट I अपॉन 2A, यानी इससे पहले का जो एप्लीकेशन था वही डेटा हमें मिल रहा है। कहाँ से, देखो ऊपर के एक्सप्रेशन में यहाँ पे x 0 बना देंगे, A स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, A क्यूब बचेगा, तो A स्क्वायर अपॉन A क्यूब है, मतलब डिनोमिनेटर में 2A बचेगा, न्यूमरेटर में म्यू नॉट I, यानी म्यू नॉट I अपॉन 2A। ये केस फर्स्ट के लिए हमें एक्सप्रेशन मिल गया। उसके बाद में क्या हो सकता है, केस सेकंड, कि कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स। जिस कॉइल की अपन बात कर रहे थे उसको अगर नंबर ऑफ टर्न्स n दिए तो बस करंट जो है वो n टाइम्स फ्लो होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, करंट को n से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि ये बनेगा म्यू नॉट n I A स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेस टू 3/2। एकदम इसेंशियल है, एकदम इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, ठीक है।
आगे क्या हो सकता है यहाँ पे, और एक पॉसिबिलिटी है कि जो पॉइंट अपन कंसीडर कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा दूर है रेडियस के कंपैरिजन में, मतलब कि x इज मच ग्रेटर देन a, तो उस केस में हम क्या करेंगे, a स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे। लेकिन ये निगलेक्ट कहाँ पे होता है, ओनली इन एडिशन। ठीक है, देखो यहाँ पे ये a स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में भी है, एडिशन में भी है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में अपन निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो मैं बस एडिशन में उसको निगलेक्ट करके देता हूं, तो उस केस में ये b बन जाएगा। देखो डिनोमिनेटर में a स्क्वायर हमने निगलेक्ट किया और x मच ग्रेटर है, तो क्या होगा, म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स क्यूब। बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हम वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरियस केस हो गए रिलेटेड टू मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। लेकिन अगर डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो हम अगर दोनों तरफ जाएंगे, ये एक तरफ हो गया, या अगर दूसरी तरफ भी अपन जाएंगे तो यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक इंडक्शन वेरी होगा, सेम मैग्नेटिक इंडक्शन इस डायरेक्शन में भी वेरी होगा। मतलब इसके लिए अगर अपन ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो ग्राफिकली हमें दिखता है कि ये सेंटर पे मैक्सिमम है, उसके बियॉन्ड दोनों तरफ क्या होता है, इस तरह का ग्राफ फॉलो होके मतलब ये डेटा डिक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पे भी x डिस्टेंस बढ़ेगा, यहाँ पे भी x डिस्टेंस बढ़ेगा, एंड ये आपकी b मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये ग्राफ यहाँ पे एप्लीकेबल है इन केस जब कॉइल सर्कुलर है और हम एक्सिस के अलोंग मूव हो रहे तो। लेकिन अगर यहाँ पे आपको डेटा इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट दिया जाता है तो हम यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स क्यूब, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये m का मतलब होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने इसको इंट्रोड्यूस तो किया था, बस एक्सप्लेन करना बाकी था। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये बहुत सारे फॉर्मूले में हमें रिक्वायर्ड है आगे। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मतलब ये कैपिटल M इक्वल्स टू NIA, ये फॉर्मूला है उसका, वेयर N का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, I का मतलब करंट जो फ्लो हो रहा है, A का मतलब एरिया ऑफ कॉइल, जिस कॉइल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उस कॉइल का एरिया। ठीक है, तो ये M इक्वल्स टू NIA होता है। बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, इसे याद करो, ये डायरेक्शन हमें आगे भी यूज कर रही है। ठीक है, इट इज डायरेक्टेड होती है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो इस तरह से ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ को अप्लाई करके हम डिफरेंट केसेस में मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, बस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की केस दिखी, उसके बाद में सर्कुलर कॉइल, और सर्कुलर कॉइल में अगर डिफरेंट पार्ट दिए तो क्या करना है वो भी यहाँ पे पढ़ लिया। एंड उसके बाद में नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे थे अबाउट पॉइंट, अगर आपको एक्सिस भी दिया है तो। अभी इसी का थोड़ा आगे अगर सिंप्लीफिकेशन देखेंगे तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आता है टॉपिक में, दैट इज एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ, अब ये एम्पियर्स लॉ मतलब क्या होता है, पहले स्टेटमेंट में मैं लिख देता हूं कि एम्पियर्स लॉ इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे अलग कुछ पढ़ना ही नहीं है, जो बायोट-सैवर्ट्स लॉ का मेन एप्लीकेशन था वही यहाँ पे होगा, बस उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मॉडिफाई करके हमारे सामने एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा है कि एम्पियर्स लॉ इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब एम्पियर्स लॉ होता क्या है, देखो यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा में स्टेटमेंट लिख देता हूं, द line integral of magnetic field of induction B bar over any closed path is equal to the absolute
permeability of free space times the total current flowing through the area bounded by closed path। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है और ये क्या है, मैं इक्वेशन लिखूंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है। मैग्नेटिक इंडक्शन अगर फाइंड करना है तो उस केस में क्या होगा, देखो कि हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की केस में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आपको याद होगा तो हमने जो वहां पे गॉस थ्योरम का कुछ पार्ट पढ़ा था, तो उसी की तरह ये कंसेप्ट है कि हमें यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है तो हम लाइन इंटीग्रल लेंगे। लाइन इंटीग्रल मतलब ऐसे इंटीग्रेशन एंड उसका पाथ अगर क्लोज्ड वन है तो अपन एक क्लोज्ड पाथ दिखाते हैं, इसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। तो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डीएल बार इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। ये एक्सप्रेशन को एम्पियर्स लॉ बोला जाता है एंड ऊपर मैंने इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। देखो अब यहाँ पे अपन फाइंड क्या कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक इंडक्शन को फाइंड कर रहे हैं। कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, ये डीएल के ऊपर। डीएल होता क्या है कि छोटा एलिमेंट, इसलिए मैंने उसको इंटीग्रेट किया है कि ऐसे क्लोज पाथ लेंगे और उसके सारे छोटे छोटे एलिमेंट ऐड करेंगे, मतलब एक पूरे क्लोज्ड पाथ के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन वो कितना होगा, ये कांस्टेंट टाइम्स, कौन सा कांस्टेंट, ये बनता है आपका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इससे इसके टाइम्स कौन, करंट। लेकिन करंट कौन सा लेना है, कोई भी करंट लेके नहीं चलेगा, ऐसा करंट जो फ्लो हो रहा है फ्रॉम जो क्लोज्ड पाथ है जिसने एरिया को बाउंड किया है। ठीक है, यानी कि कैसे, फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में से आई इतना करंट फ्लो हो रहा है और पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है। अब बात देखो, अगर बायोट-सावर्ट्स लॉ से जाना होता तो हमने पहले उसको डिराइव करके रखा है, लेकिन यहाँ पे एम्पियर्स लॉ का यूज करके हमें मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से एक क्लोज्ड पाथ बनाना पड़ेगा और यहाँ पे ये छोटी सी लेंथ लेनी पड़ेगी डीएल। अब याद करो, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम पढ़ते थे तो उसका एक लिमिटेशन था पहले कि जो चार्जेस हमें कंसिडर करने हैं वो किसी ना किसी क्लोज सरफेस ने एनक्लोज करने चाहिए कंपल्सरी। उसी तरह से ये एम्पियर्स लॉ का लिमिटेशन है कि ये जो पाथ होगा, ये पाथ ने कंपल्सरी करंट कैरिंग कंडक्टर को एनक्लोज करना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे फर्स्ट कंडक्टर लिया है I1, ये दूसरा कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है I3, और एक कंडक्टर करंट फ्लो हो रहा है I3, और एक कंडक्टर करंट फ्लो हो रहा है I4, और एक कंडक्टर करंट फ्लो हो रहा है I5। तो इस केस में क्या होगा कि इस पाथ ने जिनको बाउंड किया है, पकड़ के रखा है, अंदर इनक्लोज किया है, ऐसे तीन ही कंडक्टर अपन कंसीडर करेंगे। यानी यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन जो अपन पॉइंट पी पे फाइंड कर रहे हैं वो ये I3 एंड I4 का कुछ काम ही नहीं होगा। मतलब इसके लिए हमें एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डीएल बार इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इन ब्रैकेट ये करंट की सम। तो यहाँ पे ये सपोज कौन सा बचा, I6, I1, हाँ I1 I2 सेम डायरेक्शन में उनको ऐड करते हैं, I5 अपोजिट डायरेक्शन में उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इनकी अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन मिलेगा। ठीक है, इस तरह से ये एम्पियर्स लॉ होता है। फ्रॉम स्टार्ट फिर से, एम्पियर्स लॉ मतलब क्या है, कुछ भी अलग नहीं है, वही है जो अपन पहले पढ़ रहे थे। क्या लिखा मैंने कि इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। सिर्फ बायोट-सावर्ट्स लॉ का ये मॉडिफिकेशन है। मतलब हम मैग्नेटिक इंडक्शन ही फाइंड करते हैं लेकिन अलग तरीके से करते हैं, सिंपल तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं, इसके लिए स्टेटमेंट, फॉर्मूला एंड एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे शो किया। अब आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर से इसके एप्लीकेशन यानी हम क्या करेंगे, डिफरेंट बॉडीज की केस में मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करेंगे। तो फिर से वही बातें, मैग्नेटिक इंडक्शन बाय अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ठीक है, कोई भी एक करंट कैरिंग वायर दी है, उसके
तो जैसे मैग्नेटिक इंडक्शन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो बेसिकली सपोज इस तरह से ये वायर आपको दिए, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है ये I, और इसकी जो है ये सरफेस तक का डिस्टेंस कैपिटल R दिया है, और हम 3 पॉइंट फाइंड करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे होगा A, ये दूसरा पॉइंट सरफेस पे होगा, एंड तीसरा पॉइंट अंदर होगा, ठीक है। तो ये इसका अगर सेंटर से एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ये A के लिए ये क्लोज पाथ बनेगा, B के लिए ये क्लोज पाथ बनेगा, C के लिए क्लोज पाथ बनेगा, ये डिस्टेंस स्मॉल r1, ये डिस्टेंस बनेगा स्मॉल r। इस तरह से 3 केस में हम मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो पहले लेते हैं फर्स्ट पॉइंट A, जो कि है आउटसाइड। तो अगर वायर के पॉइंट आउटसाइड है एंड वहां पे अपन मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो उस केस में ये मैग्नेटिक इंडक्शन होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। मतलब वही ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन से हमने डिराइव किया था, म्यू नॉट I अपॉन 2πr, ठीक है। लेकिन सेम केस अगर अपन B के लिए लेंगे, मतलब पॉइंट अगर सरफेस पे दिया जाएगा, तो सरफेस के लिए क्या होगा, बस R की डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, यानी ये B बनेगा म्यू नॉट I अपॉन 2π कैपिटल R। मतलब सरफेस के ऊपर भी मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, बस डिस्टेंस हम सेंटर से एक्सिस से ले रहे हैं, इसलिए वो डिफरेंट बनेगा, ठीक है। अगर तीसरा पॉइंट लेंगे C, जो अंदर है, तो यही एक बात आपको थोड़ी सी रिमेंबर करने वाली है, बाकी सिंपल फॉर्मूले थे। इस केस में इनसाइड वाला अगर पॉइंट आपको प्रोवाइड करेंगे, तो फिर मैग्नेटिक इंडक्शन होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। ये पहले जैसा ही है, सॉरी, म्यू नॉट I अपॉन 2πr, ठीक है। R कौन सा, 1, जो डिस्टेंस हमें दिया है वो। एक मिनट, ये सरफेस वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट लिख देता हूं, ये म्यू नॉट I इंटू R1 डिवाइडेड बाय 2π कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है। इतना एक इसेंशियल फॉर्मूला है जो आपको अलग है, इसलिए रिमेंबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क भी कर लिए। देखो म्यू नॉट मतलब वही है, कांस्टेंट परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। I का मतलब करंट जो फ्लो हो रहा है, ठीक है। 2π वो तो कांस्टेंट है, R मतलब रेडियस है। आगे प्रोसीड करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन का वर्सेस डिस्टेंस का, ये लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड या फिर वायर की केस में, तो जब तक सरफेस नहीं आ रहा है तब तक ये डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये केस कब तक है, जब तक ये R1 इक्वल्स टू कैपिटल R नहीं बनता है, उसके बियॉन्ड ये पैराबोलिक पाथ में इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे कौन ले रहे हैं अपन, डिस्टेंस, एंड यहाँ पे कौन है, B, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन। इस तरह से इनको ग्राफिकली प्लॉट किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट केस आती है, जिसके ऊपर इस साल के नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आके गया है, एंड ये इसेंशियली थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड मतलब क्या है, सिंपल अरेंजमेंट होती है, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल फ्रेम होती है, और ये सिलेंड्रिकल फ्रेम के ऊपर हम क्या करते हैं, इस तरह से वायर को वाउंड कर देते हैं, ठीक है। तो वायर की वाउंडिंग करते हैं, एंड इस वायर में से अगर करंट फ्लो करेंगे, तो वहां पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसके इनसाइड प्रोड्यूस होती है। तो इसको, इस अरेंजमेंट को सोलेनॉइड ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ये सोलेनॉइड की केस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमें सोलेनॉइड के इनसाइड वाले पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है। तो देखो इस केस में थोड़ा बड़ा सोलेनॉइड में ड्रॉ कर देता हूं। ये सोलेनॉइड है, एंड ये सोलेनॉइड का सपोज एक्सिस है। तो इसके इनसाइड कोई भी आपको एक पॉइंट दिया गया है P, तो हम क्या करेंगे, इस P को इस सोलेनॉइड के एंड पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करने के बाद ये सेंट्रल लाइन जो है, जो एंगल बनाती है, जैसे यहाँ पे एक्सिस ने एंगल बनाया है, ये θ2 होगा, और ये एंगल θ1 होगा। वर्टिकल लाइन के साथ में दिया है, तो ये एक एंगल अल्फा होगा, ये एंगल बीटा होगा, ठीक है। ये अरेंजमेंट ऊपर की तरह ही है, बस थोड़ा सा मैग्नीफाई करके मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो बेसिकली इस तरह से आपको पॉइंट दिया है जो इनसाइड है, सेंटर पे नहीं है, कोई भी एक रैंडम पॉइंट पे है, और उसके ऊपर आपको अगर मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है,
तो उसके मैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सप्रेशन होता है म्यू नॉट इंटू NI अपॉन 2 ब्रैकेट ऑफ कॉस ऑफ θ1 प्लस कॉस ऑफ θ2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टर्म्स की मीनिंग्स लिखूंगा, थोड़ी इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो म्यू नॉट है वो तो मालूम हो गया, अब कांस्टेंट है। स्मॉल n का मतलब होता है, स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि कैपिटल N अपॉन कैपिटल L, ये इसका फॉर्मूला है एंड इसका यूनिट होता है पर मीटर। मतलब कि ये कैपिटल N जो आपको दिया है ये बन गए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो L आपको दिख रहा है ये बनेगी टोटल लेंथ ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, तो कैपिटल N लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स एंड टोटल लेंथ करके स्मॉल n जो आता है उसको अपन यहाँ पे फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं। ये हो गया θ1 θ2 के फॉर्म में। सेम डेटा आपको अगर अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में दिया है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है B इज इक्वल्स टू ये म्यू नॉट NI अपॉन 2 एज इट इज, बस जो ब्रैकेट है उसमें आएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, ये रेफरेंस के फॉर्मूले है, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो था उसी तरह से बस एक एक टर्म्स में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे भी कुछ स्पेशल केस होंगी। तो केस फर्स्ट, अगर आपको बोला जा रहा है कि सोलेनोइड जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है एंड हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एट द सेंटर, तो सेंटर के लिए ये मैग्नेटिक इंडक्शन होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू N इंटू I, म्यू नॉट इंटू N इंटू I। एंड वही अगर हमें फाइंड करना है नियर वन ऑफ एंड, ठीक है, एक आदि कोई भी एक एंड के नियर अगर फाइंड करना है तो उस केस में ये मैग्नेटिक इंडक्शन बनता है हाफ इंटू म्यू नॉट इंटू NI। ठीक है, तो ये बनी केस फॉर सोलेनोइड, यानी कि एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन देख के हम यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड जो है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी सीक्वेंस रिलेटेड लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज टोरॉइड। टोरॉइड, अब ये टोरॉइड मतलब क्या होता है? सोलेनोइड बेंट इनटू शेप ऑफ डोनट। ठीक है, ऐसे सोलेनोइड जो था उसको अगर डोनट की शेप में, मतलब ऐसे सर्कुलर पार्ट में अगर सोलेनोइड को बेंड कर देंगे, ठीक है, इसके ऊपर की वाइंडिंग एज इट इज है, तो इस अरेंजमेंट को बोला जाता है एज ए टोरॉइड। तो इसमें से भी I इतना करंट फ्लो होगा, ये उसका सेंटर होगा O, ये इसकी मेन रेडियस होगी RM और ये इनर रेडियस होगी RI, ये आउटर रेडियस होगी RO। तो अगेन मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड ये होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू N इंटू I। ठीक है, सोलेनोइड की जैसा ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, जो स्मॉल n है वहां पे कैपिटल N अपॉन L था, यहाँ पे आपको 2 पाई R लेना है। ठीक है, लेकिन R कौन सी? मीन रेडियस, और अगर आपको आउटर एंड इनर रेडियस दी है तो आपको RO प्लस RI अपॉन 2 इसको पुट करके फिर ये मीन रेडियस कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गए एप्लीकेशंस फॉर बायोट-सावर्ट्स लॉ एज वेल एज एम्पियर्स।